हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी। जैसे कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो बहुत नज़दीक आ गए हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए जिससे कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की चैप्टर वाइज, यानी हम यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यूनिट में 3 चैप्टर्स है, जिसमें पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस, यानी कि पोलन ग्रेन किस तरीके से बनते हैं, इस चीज़ की प्रोसेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस इसमें जो एंथर का एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि डिफरेंट लेयर्स शो की हुई है। उसमें जो सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है, टेप्टम लेयर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को। इसके बाद पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। उसमें 2 सेल होते हैं। ऊपर वाला जो बड़ा सेल होता है उसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं, जिससे कि आगे चल के पोलन ट्यूब बनती है, और जो नीचे वाला सेल होता है जो कि छोटा होता है वो जेनरेटिव सेल होता है, जिससे कि आगे चल के 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा पोलन बैंक्स जो होते हैं उसमें पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। वो कितने टेम्परेचर पर प्रिजर्व किया जाता है? -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में रख के प्रिजर्व किया जाता है, जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर आता है मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी मेगास्पोर बनने की जो प्रोसेस होती है। मेगास्पोर से फिर आगे चल के एम्ब्रियो सेक बनता है, जिसको फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। एम्ब्रियो सेक जो होता है उसमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्टेज होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप, यानी पॉलिनेशन क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं। जैसे हमें पता है उसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा ओटोगैमी, देन गेटनोगैमी एंड जीनोगैमी। देन आता है डबल फर्टिलाइजेशन, क्या होता है। सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिलाकर डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो ये क्या क्या होता है। इसके अलावा जो जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं उनकी प्लॉइडी क्या है, जैसे कि एग सेल है वो हेप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो हेप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, एंटीपोडल्स हेप्लॉइड है, डिप्लॉइड है। इस तरीके से सिनर्जीज है, एक्सेल के बारे में पूछ सकते हैं, किसी के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो प्लॉइडी भी पूछ लेते हैं। एम्ब्रियो का जो सेक्शन आता है उसमें मोनोकोट एम्ब्रियो कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका स्ट्रक्चर, स्क्यूटुलम क्या होता है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आता है एपोमिक्सिस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एपोमिक्सिस सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन को एपोमिक्सिस कहते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो की प्रेजेंस को पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। फॉल्स फ्रूट, जिस फ्रूट में ओवरी के अलावा दूसरे पार्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं फॉर द फ्रूट फॉर्मेशन, उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल एप्पल या फिर स्ट्रॉबेरी है ना, या कैश्यू यानी कि काजू। ठीक है। इसके बाद आता है पार्थिनोकार्पी, क्या होता है, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं, जिससे सीडलेस फ्रूट भी बनता है, जिससे बनाना। तो ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कुछ टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक है oogenesis, दूसरा है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में सवाल पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, और ड्रॉ करने के लिए आ जाता है कई बार एक्रोजोम, जो उसका आउटर पार्ट होता है, यानी ऊपर वाला जो पार्ट होता है सबसे हेड के रीजन में जो प्रेजेंट होता है, वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या क्या एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, इस तरीके से भी पूछ लेते हैं। ठीक है, देखिए मैंने लिखा भी है फंक्शन ऑफ एक्रोजोम। नेक्स्ट आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ द बोर्ड। मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लें, क्या क्या फेजेस होते हैं, हॉर्मोन्स का उसमें क्या क्या रोल होता है, कौन सा हार्मोन कब बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। इसके बाद आता है प्लेसेंटल हार्मोन। प्लेसेंटा से निकलने वाले हार्मोन जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे निकलते हैं, कौन से हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही निकलते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें। पार्चुरेशन क्या होता है, यानी चाइल्ड बर्थ क्या होता है, कैसे होता है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स को कहते हैं। ब्लास्टूला के बारे में थोड़ा सा, और क्लोस्ट्रम यानी फर्स्ट मिल्क जो होता है उसके बारे में। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो जिसमें कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यानी बर्थ कंट्रोल मेथड, जिस केमिकल मेथड्स भी आते हैं और आईयूडीज भी आते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, परमानेंट मेथड भी आता है, बास्केटोमी, ट्यूबेक्टोमी। देन ये सारे मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ये आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होता है, उनके जो कॉमन नेम्स दिए हुए हैं, मतलब जो भी नाम दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, वो कौन से कॉजल ऑर्गेनिज्म से होता है, वो बैक्टीरिया है या वायरस है, थोड़ी ये सब चीज़ें। इसके अलावा आईवीएफ टेक्निक्स, जैसे कि गिफ्ट,
यानी गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ET एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो सबसे ज़्यादा जो इस चैप्टर से टॉपिक पूछे जाते हैं वो या तो IVF टेक्निक पूछी जाती है या फिर एम्नियोसेंटेसिस पूछा जाता है। ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इन टॉपिक में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हैं, बाकी तो आपको करने ही चाहिए ये टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट जो यूनिट आ जाती है वो आती है यूनिट 2 विच इज़ जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसमें अगेन 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली जेनेटिक्स का जिक्र है, तो इसमें मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के बारे में भी बताया गया है। तो सबसे पहले मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था वो, डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था वो, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा जो मेंडल की लॉज हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, जैसे एक लॉ ऑफ डोमिनेंस है, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है, तो कई बार इस नाम से भी आ जाता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस से सवाल ना आए किसी ना किसी फॉर्म में, ऐसा तो मुश्किल ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्रॉस भी आपको पढ़ लेना चाहिए इन केस अगर आ जाए तो, बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेस्ट क्रॉस के। मल्टीपल एलिलिज्म भी पूछ लिया जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन अगेन, अगर कहीं सवाल नहीं आएगा सेक्स डिटर्मिनेशन का तो MCQ में तो ज़रूरी आ जाएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन भी होता है, इसमें 2-3 टाइप के दिए हुए हैं, जैसे एक तो इंसेक्ट में दिया हुआ है जो X0 टाइप का होता है, बर्ड्स में दिया हुआ है जो ZWA ZZ टाइप का होता है, और ह्यूमन बींग्स में दिया हुआ है जो कि XY XX टाइप का होता है, और हनी बी में दिया हुआ है जो कि हेप्लोडिप्लॉइड मेथड होता है, जिसमें कि मेल 16 क्रोमोसोम कंटेन करते हैं और फीमेल्स 32 क्रोमोसोम कंटेन करती हैं। दैट मीन्स फीमेल्स डिप्लॉयड होते हैं जबकि मेल्स हेप्लॉयड होते हैं। तो इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन भी पूछा जा सकता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। इसके अलावा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में भी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है इस यूनिट का वो आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें बेसिकली DNA के बारे में या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें कि स्ट्रक्चर ऑफ DNA अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। चारगफ रूल के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, जैसे कि एडेनिन एक DNA डबल स्ट्रैंडेड DNA है जिसमें कि एडेनिन 27% है, तो बताओ ग्वानिन कितना होगा, या फिर एडेनिन इतना है तो साइटोसिन कितना होगा, इस तरीके से पूछ लेते हैं। तो चारगफ रूल अगर आपको पता है कि जितना एडेनिन होगा उतना थाइमीन होगा, बिकॉज वो दोनों आपस में पेयर करते हैं, तो दोनों को अगर हमें परसेंट, जैसे अगर एडेनिन 27% है तो थाइमीन भी 27 होगा, तो दोनों को मिला के 54 होगा, ठीक है। तो बाकी कितना बचा, 100 में से माइनस करेंगे और फिर जो भी आंसर आएगा उसको हाफ में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि साइटोसिन और ग्वानिन जो है वो इक्वल होंगे। तो इस तरीके से चारगफ रूल का इस्तेमाल करके हम ये क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जो चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था निमोनिया की बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके, ऐसे स्ट्रेन आर स्ट्रेन वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्था चेज एक्सपेरिमेंट जो रेडियो एक्टिव फॉस्फरस और रेडियो एक्टिव सल्फर का यूज़ करके किया गया था। मेसेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट जो इसलिए किया गया था ताकि ये प्रूव किया जा सके कि DNA का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी हर एक नए DNA में एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक नया स्ट्रैंड होता है, ठीक है, यानी हाफ DNA कंजर्व रहता है, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव। इसके बाद नेक्स्ट आता है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड में उसकी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें कि 2 प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक अनएम्बिग्विटी और एक डीजेनेरेस, ये 2 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टार्ट कोडोन कौन सा होता है, वो किस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, स्टॉप कोडोन कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा DNA और RNA के कन्वर्जन का क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक DNA का सीक्वेंस दे देंगे और बोलेंगे कि अगर इससे mRNA बनेगा तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, या mRNA का दे देंगे DNA का पूछेंगे, ठीक है। इस तरीके से पूछते हैं कि DNA का टेम्पलेट स्ट्रैंड का दे दिया और RNA का पूछा, या कोडिंग का दे दिया RNA का पूछा, तो इस तरीके से पूछा जाता है। लैक ओपेरन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। DNA फिंगरप्रिंटिंग में फिंगरप्रिंट्स मैच करने के लिए आ जाते हैं, जैसे कि 2-3 फिंगरप्रिंट्स दिए हुए हैं, पूछ लेंगे कि इनमें से कौन एक दूसरे के रिलेटिव हैं या क्लोज रिलेटिव हैं, ठीक है। लैक ओपेरन मैंने 2 बार लिख दिया, तो इस तरीके से ये है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो आता है इवोल्यूशन, इस यूनिट का लास्ट चैप्टर। इवोल्यूशन में मिलर एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स, जिनको हम दूसरे तरीके से कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कह सकते हैं, है ना, ये उसका पार्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी मिलर एक्सपेरिमेंट और होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन, ये 2 टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अडेप्टिव रेडिएशन,
इंडस्ट्रियल मेलानिज्म और हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवोल्यूशन के। आप कुछ भी ना करें इवोल्यूशन में से, बट इन टॉपिक को करके जाएंगे तो इवोल्यूशन से आप निराश नहीं होंगे, उनके क्वेश्चन आप कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं यूनिट 3 विच इज़ बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें कि 2 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, 9 मार्क्स का आता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसमें भी मैं ज़्यादा टॉपिक आपको करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बस इसके। पहला है डिजीज कॉज बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंगस एंड प्रोटोजोआ। जितनी भी शुरुआत में इस चैप्टर की डिजीज दी हुई हैं वो ज़्यादा नहीं है, जैसे टाइफाइड है, निमोनिया है, इसके अलावा रिंगवर्म डिजीज़ है, एलिफेंटियासिस है, मलेरिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका डिजीज़ वाला पार्ट तो एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। डिजीजेज और मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल। इसके अलावा फिर इम्यूनिटी का जो पार्ट आता है उसमें इन्नेट इम्यूनिटी काफ़ी कम पूछी जाती है, एडेप्टिव इम्यूनिटी ज़्यादा पूछी जाती है, जिसमें कि केस बेस्ड सवाल भी आ जाते हैं कई बार। जैसे कि आपको एक ग्राफ दे देंगे और आपको बोलेंगे कि भाई ये ग्राफ जो है शुरुआत में तो बहुत कम था, उसके बाद फिर अचानक से ये पीक पर आ गया। या 2 तरीके के ग्राफ दे देंगे, बोलेंगे एक में तो स्लोली रिस्पांस दिख रहा है, दूसरे में बहुत फास्ट रिस्पांस दिख रहा है। तो वो मतलब ऐसा जानना चाहते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पांस वाले वो ग्राफ होते हैं, ठीक है। अडेप्टिव इम्यूनिटी में तो अडेप्टिव इम्यूनिटी ज़्यादा पूछा जाता है। ग्राफ्ट रिजेक्शन क्यों होता है, मतलब अगर किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे तो ऑर्गन रिजेक्ट क्यों होता है, तो वो टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से होता है ना। तो ये भी पूछ लेते हैं। एलर्जी के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ना ज़रूर। एंटीबॉडी का डायग्राम और ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ड्रग्स में किस तरीके के सवाल आते हैं, जैसे ड्रग का नाम दे दिया, उसका रिसेप्टर पूछ सकते हैं हमारी बॉडी में कहाँ होता है, या फिर ड्रग का एग्जाम्पल दे दिया या ड्रग का नाम दे दिया, उसका पेरेंट प्लांट पूछ सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ सवाल ड्रग से भी आ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो कि काफ़ी कम वेटेज रखता है अगेन, बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके, जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट, बायोगैस, साइक्लोस्पोरिन ए क्या होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज ए क्या होता है, स्टैटिन क्या होता है, ये कुछ आप थोड़ा बहुत इसमें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिट 4 विच इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशन। ये ऐसी यूनिट है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इस यूनिट से डरते हैं, उनको लगता है हम इसको नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। बेसिक चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, सारी चीज़ें आपको इसमें नहीं पढ़नी है। देखिए अगर आप डर रहे हैं तो फिर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़िए बस, है ना। बाकी जो सारे टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं इट्स अप टू देम, बट जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ वो लगभग सभी चैप्टर को पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। तो पहला जो इसका चैप्टर है इस यूनिट का वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इसमें सबसे पहला और मेजर टॉपिक है जिसके अराउंड ये पूरा चैप्टर रिवॉल्व करता है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस तरीके से बनाना है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना कैसे है, तो उसमें बस यही है कि कौन कौन से एंजाइम्स इसमें हैं, एंजाइम्स का नाम किस तरीके से होता है, कैसे हम आरडीएनए बनाते हैं, वो सारा कुछ है इसमें, ठीक है। तो आरडीएनए कैसे बनता है, ये होस्ट को कॉम्पिटेंट कैसे बनाता है, जिसमें अलग अलग तरीके के ऑप्शंस हैं कॉम्पिटेंट बनाने के लिए। होस्ट के अंदर कैसे डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, जैसे बायोलॉजिस्टिक या जीन गन मेथड है, बम्बार्डमेंट मेथड है, या और तरीके के मेथड है, तो वो मेथड इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट चैप्टर आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, जिसमें कि बीटी क्रॉप्स के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। बीटी कॉटन कैसे बनता है, कौन सा जीन उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट होता है वो। फिर इंसुलिन कैसे बनता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड, आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके। नेक्स्ट फिर आता है यूनिट 5 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो जो नेक्स्ट इसका जो चैप्टर है पहला वो है ऑर्गेनिजम्स इन पॉपुलेशन। इसमें सबसे पहले हमें टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो 3 एक तरीके के पिरामिड्स दिए हुए हैं पॉपुलेशन के, 3 तरीके की पॉपुलेशन, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो इसको दिखाकर, पिरामिड्स को दिखाकर उनके बारे में पूछ लेते हैं कि वो किस टाइप के हैं। निटालिटी क्या होता है, यानी बर्थ रेट, मोर्टालिटी, डेथ रेट, इमिग्रेशन, ई माइग्रेशन, ये सब कुछ पता होना चाहिए। ग्रोथ मॉडल 2 तरीके के होते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ और एक होती है हमारे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, जैसे अलग अलग टाइप के पॉपुलेशन इंट्रैक्शन होता है, जैसे म्यूचुअलिज्म, इसके अलावा कमेंजलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रेडिएशन, ये सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम चैप्टर में एक तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पता होना चाहिए। डिकम्पोजिशन का पूरा प्रोसेस, जिसमें ह्यूमिफिकेशन आता है, मिनरलाइजेशन आता है, इसके अलावा डेट्रिटस क्या होता है, मतलब जो 5 स्टेप्स है डिकम्पोजिशन के वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनर्जी फ्लो या 10% लॉ जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, और डिफरेंट टाइप के पिरामिड, जैसे पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। जो इसका लास्ट चैप्टर आता है, उस बुक का लास्ट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन,
जिसमें ना एक चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, पाई चार्ट है जो कि बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें कि इनवर्टिब्रेट्स में एक पाई चार्ट दिया हुआ है कि कितना कितना परसेंट शेयर वो कंट्रीब्यूट करता है पूरी बायोडाइवर्सिटी को। ऐसे वर्टिब्रेट्स का भी दिया हुआ है, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना चाहिए। चार्ट सीधा सीधा भी पूछ लेते हैं। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, उसकी इक्वेशन। इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन क्या होता है, और को एक्सटेंशन क्या होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है चैप्टर वाइज। आई होप कि ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, बट आपको कम से कम ये टॉपिक्स करना चाहिए अगर आप डिसेंट मार्क्स यहाँ पे चाहते हैं। बात आती है कि हम हर एक चीज़ में आउटपुट देखते हैं कि अगर हमने चलो सिर्फ ये टॉपिक्स करे तो क्या लगता है कि कितने मार्क्स हमारे आ सकते हैं बायो में। तो मैं आपको सच में ट्रस्ट दिलाती हूँ कि 70 में से आपके 50 तो आराम से आ सकते हैं, 50 प्लस भी आ सकते हैं अगर आप ये टॉपिक्स करते हैं। तो अगर आप बहुत ईमानदारी से सारे टॉपिक्स करके जाते हैं और जो इन टॉपिक्स में पूछा जाता है अगर आप पूरा अटेम्प्ट करते हैं तो 50, मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि 70 में से 50 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, 55 भी आ सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये कोर टॉपिक्स हैं हर एक चैप्टर के। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।